हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अब दिल्ली सल्तनत में आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को सल्तनत काल में आर्ट एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन दे दिया था। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि सल्तनत काल में हमें 3 तरीके के आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलते हैं। पहला होता है इस्लामिक स्थापत्य, दूसरा होता है भारतीय स्थापत्य और तीसरा होता है इंडो इस्लामिक स्थापत्य, यानी कि इन दोनों का मिश्रण जो है वो इस वाले में हमें देखने को मिलता है। तो इतना हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में बात कर ली थी और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद मैं अब आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ कि इस टाइम पर जितने भी जो वंश हुए हैं उन सारे वंशों में हमें किस किस तरीके का आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रारंभिक तुर्कों के काल में, यानी कि इसे हम लोग गुलाम वंश के काल में भी कह सकते हैं, क्योंकि जो गुलाम वंश था वो ही हमें दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश देखने को मिलता है। यानी कि जब जो तुर्क व्यापारी थे या जो तुर्क शासक होते थे वो जब भारत में आए थे तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे जो अपने राज्य स्थापित करना शुरू किया था, तो सबसे पहला जो वंश हमें देखने को मिला था वो गुलाम वंश था। इसीलिए इसे हम लोग प्रारंभिक तुर्कों के काल में भी स्थापत्य कला का विकास कह सकते हैं और इसे आप लोग गुलाम वंश में स्थापत्य कला का विकास भी कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को गुलाम वंश या फिर प्रारंभिक तुर्कों के काल में स्थापत्य कला का विकास किस तरीके से हुआ था इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग एंसेंट हिस्ट्री का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो मैंने एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग करंट अफेयर के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर हम लोग प्रारंभिक तुर्कों या फिर हम इसे गुलाम वंश कह सकते हैं, इसके टाइम पे अगर हम स्थापत्य कला के बारे में बात करें, स्थापत्य कला या फिर इसे वास्तुकला भी कहा जाता है, इसके विकास के बारे में बात करें तो गुलाम वंश में हमें 3 मेन शासक देखने को मिले थे। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था इल्तुतमिश और तीसरा था बलबन। इसके अलावा और भी शासक हुए हैं, जैसे कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। इसके अलावा और भी शासक हुए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण शासक नहीं हैं या फिर शक्तिशाली शासक नहीं हुए हैं। ये जो 3 शासक हैं ये लंबे टाइम पीरियड के लिए भी रहे हैं और इन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हैं जिसकी वजह से इनका नाम बहुत महत्व रखता है। तो अगर हम लोग इनके काल में देखें तो बहुत सारी इमारतों या फिर हम किन्हें कह सकते हैं भवनों का निर्माण हुआ था। जैसे कि अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम की बात करें तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इस तरीके से आप लोगों से अगर कोई पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा इसने 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसका भी निर्माण करवाया था। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है, तो इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इल्तुतमिश के काल में तो इल्तुतमिश ने बहुत सारे मदरसे बनवाए थे। इसके अलावा मकबरे जो होते हैं वो बनवाए थे। इसके अलावा इसने बहुत सारे तालाब का भी निर्माण करवाया था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो समाज कल्याण के कार्य भी करता था। इसीलिए इसने आम लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, इसके अलावा कृषि में सिंचाई के लिए बहुत सारे तालाबों का भी निर्माण करवाया था। और अगर हम बलबन के बारे में बात करें तो बलबन का हमें एक सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि इसने लाल महल का निर्माण करवाया था। आप लोग लाल महल और लाल किले से कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो लाल महल है ये हमें पुणे में देखने को मिलता है, जबकि लाल किला जो है वो हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। तो लाल महल का निर्माण किसने कराया था? वो बलबन ने कराया था। ये आप लोग इस वाले में देख सकते हैं, ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध मकबरा है।
तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जितनी भी इमारतें इस टाइम पे बनाई गई हैं उनमें हमें ज़्यादातर इस्लामिक विशेषताएं ही देखने को मिलती हैं, लेकिन जो भी इस्लामिक विशेषताएं भी इनमें हमें देखने को मिलती हैं वो भी अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी, यानी कि इस टाइम पर जो स्थापत्य का विकास हो रहा था या फिर जितनी भी इमारतें बनाई जा रही थी वो अभी अपने स्टार्टिंग के फेज़ में थे। इसीलिए हमें इस टाइम पर कुछ ज़्यादा मतलब डेकोरेशन देखने को नहीं मिलता है या फिर ज़्यादा अच्छी इमारतें देखने को नहीं मिलती हैं, जैसा कि हमें बाद के टाइम पर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम इस टाइम के बारे में बात करें, यहाँ पर मीनार बनाए जाते थे, इसके अलावा गुंबद भी बनाए जाते थे। तो ये जितनी भी चीज़ें बनाई जाती थी वो सब अपने स्टार्टिंग फेज़ में ही हुआ करते थे। और अलंकरण जो होता था, अलंकरण का मैंने आप लोगों को बहुत बार मतलब बताया है, इमारतों को सजाने के लिए यानी कि उनको डेकोरेट करने के लिए उन पर जितनी भी चित्रकारी की जाती है या जो भी लाइनिंग वगैरह की जाती है या फिर बहुत तरीके के पत्थरों से सजाया जाता है, यानी कि जितने भी तरीके से किसी भी इमारत को सजाया जाता है, मंदिर को सजाया जाता है, तो उन सबको अलंकरण कहा जाता है। तो इस टाइम भी जो इमारतें होती थी उनमें भी हमें अलंकरण जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, यानी कि अलंकरण में भी वही खूबसूरती हमें देखने को नहीं मिलती है जो हम बाद के टाइम में देखेंगे। यानी कि बाद के टाइम में ये गुलाम वंश पहला वंश है, इसीलिए स्थापत्य की शुरुआत यहाँ से हुई है, लेकिन इस टाइम पे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनाए जाते थे जैसा कि हमें बाद के टाइम में देखने को मिलेगा। इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप भी अगर कोई भी काम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, इसके अलावा नॉलेज बढ़ती जाती है, तो फिर आप बहुत अच्छा करने लगते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही हुआ था कि स्टार्टिंग में तो बहुत ही सिंपल हुआ करता था, लेकिन बाद में और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों ने देख ही लिए, ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मकबरा है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है और ये कुतुब मीनार है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस्लामिक स्थापत्य के साथ साथ इन इमारतों में हमें हिंदू स्थापत्य के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो स्थापत्य मैंने अभी आप लोगों को बताया इनमें ज़्यादातर विशेषताएं जो थी वो इस्लामिक स्थापत्य की ही हुआ करती थी, लेकिन कुछ तत्व हमें इसमें हिंदू के भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इन इमारतों में भी बड़े पैमाने पर स्तंभों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा अलंकरण में हमें मंदिर स्थापत्य का प्रयोग होता हुआ भी दिखाई देता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मतलब जैसे अब ये लोग जहाँ पर पहले से हिंदू लोग रहा करते थे, जहाँ पहले से हिंदू शासकों ने शासन किया है, अगर ये लोग वहाँ पर बना रहे हैं कुछ, तो उनमें थोड़ा बहुत तत्व तो हिंदू धर्म के या फिर हिंदू स्थापत्य के भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए इनकी इमारतों में भी हमें कुछ तत्व तो हिंदू स्थापत्य के भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इस्लामिक स्थापत्य के ही देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इस्लामिक स्थापत्य और हिंदू स्थापत्य के मिश्रण से जो भी इमारतें बनाई जाती थी उन्हें एक अलग नाम दे दिया गया जिसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कहते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य क्या है, तो ये कुछ नहीं है, बस जो हिंदू स्थापत्य है और इस्लामिक स्थापत्य है उन दोनों के मिश्रण से जो भी स्थापत्य का विकास हुआ है या जो भी इमारतें बनाई गई हैं उन्हें ही इंडो इस्लामिक स्थापत्य कहते हैं। अगर हम इन दोनों के मिश्रण के पीछे के बारे में बात करें, यानी कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही हैं जिससे ये हमें इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इमारतों के निर्माण में स्थानीय कारीगरों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि ये जो तुर्क शासक थे ये बाहर से आए थे, लेकिन जब ये इंडिया में आके अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनवाएंगे या कोई भी इमारत बनवाएंगे तो इनको यहीं के कारीगरों का उपयोग करना होगा, यानी कि यहीं के कारीगरों से ये उन स्थापत्य का निर्माण करवाएंगे। तो इसकी पहली वजह तो यही देखने को मिलती है कि यहाँ के जो कारीगर हुआ करते थे वो हिंदू स्थापत्य के कारीगर हुआ करते थे, इसीलिए इसमें हमें कुछ तत्व जो हैं वो इस्लामिक स्थापत्य में हिंदू स्थापत्य के भी देखने को मिल जाते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें स्थानीय जो भी इमारतें हैं उनके अवशेष पर मस्जिदों का निर्माण या फिर इन अवशेषों का इमारतों के निर्माण में प्रयोग हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पर पहले से बहुत सी इमारतें बनी हुई थी या फिर पहले से स्थापत्य का विकास था, तो उनको फोड़ के या फिर उनको नष्ट करके उन्हीं के ऊपर दूसरा स्थापत्य बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें तो शेष रह ही जाएंगी। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जितनी भी जो स्थानीय इमारतें हुआ करती थी उनके अवशेष रह गए हैं, उन्हीं के ऊपर नई इमारतों का निर्माण किया गया है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो पहले के अवशेष बचे हैं उनका इन इमारतों में प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों वजहों से हमें जो इस्लामिक स्थापत्य है उसमें हिंदू स्थापत्य के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसीलिए इन्हें अलग से नाम दे दिया गया है जिन्हें इंडो इस्लामिक स्थापत्य कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस दौर में जितनी भी जो इमारतें बनाई गई हैं उनमें से ज़्यादातर इमारतें दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि ज़्यादातर जो इमारतें हैं वो कहीं दूर दूर नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत है तो उस टाइम दिल्ली ही राजधानी हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की, और इनका जो एरिया था उस टाइम बहुत छोटा एरिया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत का हम कह सकते हैं उस टाइम स्टार्टिंग में छोटा एरिया था, बाद में बहुत एक्सपेंड हुआ है। तो स्टार्टिंग में छोटा एरिया था, तो इसीलिए ज़्यादातर जो इमारतें हमें देखने को मिलती हैं वो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही देखने को मिलती हैं। इन क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें तो बदायूं है, अजमेर है, इन क्षेत्रों में भी हमें कुछ इमारतें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें, ये जो दौर था वो राजनीतिक अस्थिरता का भी दौर था। यानी कि यहाँ पर राजनीति को लेकर कोई स्पष्ट स्थिरता नहीं थी। वैसे ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो शासक है उसका पुत्र ही अगला शासक बनेगा, लेकिन ये जो वंश था वो गुलाम वंश था। यहाँ पर जो शासक है उसका बेटा शासक नहीं बनता था, बल्कि उसके जो गुलाम हुआ करते थे वो उनसे सत्ता हथिया लेते थे। एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं, उनकी मृत्यु करके या फिर किसी भी तरीके से वो शासक बन जाते थे। तो इसीलिए ये जो काल था उसे बहुत ही राजनीतिक अस्थिरता का काल कहा गया है। इसके अलावा जो शासक थे इस टाइम पर वो भी आर्थिक आधार के रूप में बहुत ही कमज़ोर थे। यानी कि इनका जो आर्थिक आधार था, इकोनॉमिक बेस जो था वो भी बहुत कमज़ोर हमें देखने को मिलता है। इस वजह से भी इसमें हमें कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन सारी परिस्थितियों का यहाँ के जो प्रारंभिक स्थापत्य है उस पर भी प्रभाव देखने को मिला है। तो ये आज हम लोगों ने बात कर ली प्रारंभिक तुर्कों के समय किस तरीके का हमें स्थापत्य का विकास देखने को मिला है। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हम लोग खिलजी काल में स्थापत्य का विकास किस तरीके से हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।